गुजरात के कच्छ की मिट्टी में बसा बेलापुर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों की घंटियां और पक्षियों का शोर गूंजने लगता था। पूरा गांव सुकून की चादर ओढ़े जागता था, पर गांव के एक कोने में स्थित शांति सदन में सुकून सिर्फ बाहर से दिखता था। इस घर की मालकिन शांति देवी ने अपनी बेटी शिल्पा को एक अमीर खानदान में ब्याह दिया था। बेटी की रईसी का घमंड शांति देवी के सिर चढ़कर बोलता था। वह अपनी बहू काव्या को फूटी आंख नहीं सुहाती थी और हर वक्त उस पर जुल्म करने का मौका ढूंढती रहती थी। ओ काव्या, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक वहीं रसोई में चिपकी है। हाथ चला जल्दी, काम चोर कहीं की। जी माँ जी, बस सबका नाश्ता तैयार है। मैं बस तुलसी को जल देकर आ रही हूँ। तुलसी के पास दिया जलाते हुए रुआंसी आवाज में, हे भगवान, बस इस घर की शांति बनाए रखना। मेरी सास का दिल पिघला दो प्रभु, ताकि उन्हें मुझ में बहू नहीं एक बेटी दिखे। पीछे से आते हुए, अरे यहाँ ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी शिल्पा को देख, आज वो शहर के सबसे बड़े बंगले की मालकिन है और एक तू है जो सिर्फ इस आंगन में हाथ फैलाना जानती है। माँ जी, शिल्पा दीदी की किस्मत अच्छी है। मैं तो बस इस घर की सेवा करना चाहती हूँ। सेवा नहीं, तू बोझ है मुझ पर। आज शिल्पा आ रही है, जरा अपनी ये मैली साड़ी बदल लेना, वरना वो कहेगी कि उसके मायके वाले कितने कंगाल हैं। दोपहर होते होते गांव की कच्ची सड़कों पर एक महंगी गाड़ी की धूल उड़ी। शिल्पा अपने पति वरुण के साथ गांव पहुंची, गाड़ी से उतरकर नखरे करते हुए। उफ माँ, यहाँ की हवा में कितनी बदबू है, गोबर और मिट्टी। मेरा तो दम घुट रहा है। भाभी, जरा मेरा बैग उठाओ, बहुत कीमती है। आओ शिल्पा, कैसी हो? जैसी दिख रही हूँ वैसी ही हूँ। शहर की रानियाँ तुम्हारी तरह थकी हुई नहीं दिखती। माँ, ये देखो आपके लिए डायमंड के टॉप्स लाई हूँ। इसी बीच छोटी ननद पायल भी अपने ससुराल से आ गई। वह काम चोरी में उस्ताद थी और भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे वाह दीदी, क्या चमक है आपके चेहरे पर। भाभी, जरा मेरे लिए भी वैसी ही चाय बनाना जैसी दीदी के शहर में मिलती है। और हाँ, मेरा कमरा साफ कर देना, मुझे बहुत थकान है। कुछ दिन बाद शांति देवी जिद करके काव्या को भी शिल्पा के शहर वाले बंगले पर ले गईं। काव्या ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, जिसे शिल्पा महल कहती थी। आइए भाभी, पैर संभाल कर रखिएगा। ये कारपेट ईरान से मंगवाया है, कहीं आपके गांव की मिट्टी यहाँ न लग जाए। वाह बेटी, इसे कहते हैं ठाठ। काव्या, देख और कुछ सीख, किस्मत हो तो ऐसी। घर बहुत सुंदर है शिल्पा, पर क्या इस बड़े घर में तुम सब साथ बैठकर खाना खाते हो? हंसते हुए, भाभी, यहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना आता है, जमीन पर बैठकर नहीं। आप गांव के लोग प्यार की बातें करते हो, हम स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। जहाँ शांति देवी और शिल्पा अपनी रईसी दिखा रही थीं, वहीं वरुण, शिल्पा का पति, अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसने दिखावे के चक्कर में अपनी औकात से बाहर का कर्ज ले लिया था। अकेले कमरे में फोन पर, देखिए मैनेजर साहब, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं किश्तें चुका दूंगा। वरुण जी, अब और वक्त नहीं मिलेगा। अगर कल तक पैसे नहीं आए तो बैंक आपके बंगले पर ताला लगा देगा। आप परेशान क्यों हैं? मैंने आज पार्टी रखी है, मुझे नए गहने चाहिए। शिल्पा, तुम्हें गहनों की पड़ी है और यहाँ हमारी छत छिनने वाली है। हम सड़क पर आने वाले हैं। अगली सुबह वह बुरा सपना सच हो गया। बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ शिल्पा के दरवाजे पर खड़े थे। वरुण जी, यह बंगला अब बैंक की संपत्ति है, आपको इसे तुरंत खाली करना होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। मेरा बंगला, मेरी इज्जत, सब चला जाएगा। क्या ये सब कर्ज का था? बेटी, तूने तो कहा था कि तू महारानी है। दिखावे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा माँ जी, हम बेघर हो चुके हैं। शहर के रास्ते बंद हुए तो शिल्पा और वरुण के पास गांव लौटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। वे उसी छोटे घर के दरवाजे पर खड़े थे जिसे वे पुराना और धूल भरा कहते थे, रोते हुए, अंदर कदम रखने से हिचकिचाते हुए।
भाभी, क्या आप मुझे माफ करेंगी? मैंने आपको बहुत नीचा दिखाया। शिल्पा, यह घर छोटा जरूर है, पर इसकी नींव प्यार और सच पर टिकी है। यहाँ तुम्हें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा और न ही कोई तुम्हें बाहर निकालेगा। अंदर आओ, ये तुम्हारा अपना मायका है। शिल्पा और वरुण अब गांव में रहने लगे थे, लेकिन छोटी ननद पायल अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अब घर में शिल्पा और काव्या दोनों हैं, तो वह आराम से राज करेगी। ओफ भाभी, दीदी के आने की खुशी तो है, पर मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। लगता है मुझे फिर से बेड रेस्ट की जरूरत है। आज सारा खाना आप और दीदी बना लेना। कोई बात नहीं पायल, मैं भाभी की मदद कर दूंगी। आखिर मुझे भी तो कुछ सीखना चाहिए। माँ जी, देखिए पायल कितनी बीमार है। लगता है इसका इलाज अब घरेलू नुस्खों से नहीं होगा। काव्या ने शांति देवी के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि पायल की कामचोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ बहू, मैंने पड़ोस के कड़क हकीम जी को बुलाया है। वो कहते हैं कि जो बहू काम के नाम से बीमार पड़ती है, उसे लोहे की गरम सलाख से दागा जाता है। और हकीम जी ने ये भी कहा है कि एक बड़ा सा इंजेक्शन सीधे कमर में लगाना पड़ेगा। वो बस आते ही होंगे। डर के मारे उछलकर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं माँ, कोई हकीम नहीं। देखो, मेरा दर्द तो गायब हो गया। मैं अभी जाकर पूरे घर का पोंछा लगाती हूँ। देख ली इसकी बीमारी, ये सुई का डर बहुत काम का है। वरुण ने अब अपनी गलतियों से सबक लिया था। उसने गांव के दूध और दही का छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब उसके चेहरे पर दिखावे का बोझ नहीं, बल्कि ईमानदारी की चमक थी। माँ जी, आज पहले दिन की कमाई हुई है। ये बहुत कम है, पर मेरा अपना है। वरुण जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब मुझे समझ आया कि असली सुख सादगी में है। कोई बात नहीं जीजा जी, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो कर्ज के पकवानों में नहीं। आज बेलापुर गांव में शांति सदन फिर से चहक रहा था। घर छोटा था, पर खुशियां बड़ी थीं। काव्या बहू, तू इस घर की असली लक्ष्मी है। तूने न सिर्फ मेरा घर बचाया, बल्कि मेरी बेटियों की अक्ल भी ठिकाने लगा दी। माँ जी, घर ईंटों से नहीं, एक दूसरे के सम्मान से बनता है। आज हम सब साथ हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और आज से मेरे लिए यही महल है। और इस तरह बेलापुर के उस छोटे से घर ने दुनिया को सिखाया कि दिखावा इंसान को खोखला कर देता है, जबकि परिवार का साथ उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देता है।